नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चिंगारी की जिसने पूरे ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिलाकर रख दी थी। द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसे हम भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई भी कहते हैं। अब देखिए, ये कोई रातों रात हुआ सैनिक विद्रोह नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो सदियों से दबे हुए गुस्से और शोषण का एक ज्वालामुखी था जो अचानक फट पड़ा। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ चलिए इस ऐतिहासिक सफर पर और समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। तो आगे बढ़ने से पहले फटाक से देख लेते हैं कि हम क्या क्या कवर करेंगे। हम इस पूरी घटना को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहले द सीड्स ऑफ रिबेलियन, फिर द इमीडिएट ट्रिगर, उसके बाद द आउटब्रेक इन स्प्रेड, देन लीडर्स ऑफ द अपराइजिंग और आखिर में देखेंगे रीजंस फॉर फेलियर। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द सीड्स ऑफ रिबेलियन। देखिए, जैसा मैंने कहा, क्रांति एक दिन में नहीं होती। ये एक बारूद का ढेर था जो दशकों की ओप्रेसिव पॉलिसीज के चलते धीरे धीरे जमा हो रहा था। कहानी शुरू होती है 1764 के बैटल ऑफ बक्सर से। इसके बाद ब्रिटिश लगभग सुप्रीम पावर बन चुके थे। फिर 1848 में एंट्री मारते हैं लॉर्ड डलहौजी। इनका एक लौता मकसद था, पूरे भारत को एनेक्स करना, जो भी बचा कुचा हिस्सा है सब पर कब्जा करना। 1856 में इन्होंने क्या किया, अवध पर मिस गवर्नेंस यानी कुशासन का टैग लगाया और उसको भी हड़प लिया। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा सुनिए। अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, वो वहां से भाग ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके जूते पहनाने वाला कोई सेवक ही नहीं मिला उस वक्त। सोचिए, ये नवाबी थाट थे। लेकिन इस तरह से उन्हें हटाए जाने पर वहां की आम जनता के दिलों में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। और डलहौजी की एम्बिशन का अंदाज़ा अब इसी बात से लगा लीजिए कि 1848 आते आते भारत का 88% हिस्सा ऑलरेडी ब्रिटिश कंट्रोल में आ चुका था। सिर्फ 12% इंडिपेंडेंट बचा था और डलहौजी को स्पेसिफिकली वही बचे हुए 12% को कम्प्लीटली कंट्रोल करने के लिए भेजा गया था। भाई, बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड थे वो, और उन्होंने एक्सपेंशन के लिए हर तरीका अपनाया, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो। उसी का एक सबसे रूथलेस तरीका था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी राज्य हड़प नीति। बेसिकली पॉलिसी ये थी कि अगर किसी भारतीय राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो उनके गोद लिए हुए यानी अडॉप्टेड बच्चे को उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। सिंपल। इस चक्कर में झांसी और सतारा जैसे राज्य हड़प लिए गए। और बात यही नहीं रुकी, बहादुर शाह जफर को अपना ही लाल किला छोड़ने का ऑर्डर दे दिया गया और नाना साहब की तो पेंशन ही छीन ली गई। आप खुद सोचिए, जब बड़े बड़े नेताओं और राजाओं की ये हालत होगी तो आम जनता में कितना भयंकर असंतोष फैलेगा। और सिर्फ पॉलिटिक्स ही थोड़ी ना खराब थी, आम इंसान की जिंदगी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। भारी टैक्सेस और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के खत्म होने से लोग लिटरली भूखमरी के कगार पर थे। सोचिए, उस दौर के अकाल यानी फैमिन्स में लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए। 3 करोड़। और ऊपर से सामाजिक और धार्मिक इंटरफेरेंस अलग। 1856 में एक रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट लाया गया, जिसका सीधा सीधा मतलब ये था कि धर्म बदलने वालों को भी पैतृक संपत्ति मिलेगी। तो भारत के लोगों को क्लियर लगने लगा कि बॉस, ये तो जबरन क्रिश्चियन कन्वर्जन्स करवाने की एक साजिश है। उनके धर्म और विश्वास पर डायरेक्ट अटैक हो रहा था। अब आते हैं सेना पर, मिलिट्री पर। इंडियन सोल्जर्स के लिए तो ये रोज का अपमान था। ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए प्रॉपर मेस थी, बढ़िया खाना था, और हमारे इंडियन सोल्जर्स, उन्हें गिनकर चपातियां और पानी जैसी पतली दाल दी जाती थी। प्रमोशंस की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक इंडियन सोल्जर हवलदार रैंक के आगे बढ़ ही नहीं सकता था, क्योंकि ब्रिटिश कमांडर्स उन्हें सीधे तौर पर अकुशल और करप्ट मानते थे। ऊपर से लॉर्ड कैनिंग ने समुद्र पार की यात्रा कंपल्सरी कर दी, जिसे उस समय के समाज में अपवित्र माना जाता था। मतलब गुस्सा बस उबलने वाला था। इट वॉज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। और इसके बाद आती है वो चिंगारी, हमारा अगला सेक्शन, द इमीडिएट ट्रिगर। पूरा देश एक बारूद का ढेर बन चुका था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और ये चिंगारी ऐसी थी जिसने इन सबको एक मैसिव एक्सप्लोजन में बदल दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ? वो सिंगल इवेंट क्या था जिसने अचानक से नॉर्थ इंडिया में क्रांति की आग भड़का दी? ब्रिटिशर्स ने अपने ही हथियारों के साथ एक ऐसी फेटल, एक ऐसी जानलेवा गलती की थी ना, जिसका अंजाम उन्हें भुगतना ही पड़ा। वो गलती थी दी एनफील्ड राइफल। नए गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इसको इंट्रोड्यूस किया। प्रॉब्लम क्या थी? इनके जो कार्ट्रिजेस थे उन पर गाय और सुअर की चर्बी यानी काउ एंड पिग फैट की कोटिंग होती थी, और इन्हें लोड करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। अब आप खुद समझिए इसकी सीरियसनेस। हिंदू सैनिकों के लिए गाय पवित्र थी और मुस्लिम सैनिकों के लिए सुअर हराम। ये उनके धर्म को कंप्लीटली भ्रष्ट करने की एक सीधी साजिश लगी सबको। इस एक चीज ने लिटरली सब कुछ हिलाकर रख दिया।
और इसका डायरेक्ट नतीजा हम देखते हैं हमारे अगले सेक्शन में, द आउटब्रेक एंड स्प्रेड। अब ये आग रुकने वाली नहीं थी, ये एक अचानक और बेहद वायलेंट इरप्शन था। देखिए कैसे शुरू हुआ। 29 मार्च 1857 को बंगाल के बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने इन कार्ट्रिजेस को छूने से ही इनकार कर दिया और 2 ब्रिटिश अधिकारियों को वहीं ढेर कर दिया। उन्हें 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई, लेकिन तब तक आग लग चुकी थी। 10 मई को मेरठ में कदम सिंह के नेतृत्व में खुली बगावत शुरू हुई और ये सैनिक यहाँ रुके नहीं। वो रातों रात सीधे दिल्ली की तरफ निकल पड़े ताकि अगले ही दिन 11 मई को बहादुर शाह जफर को अपना नेता और इस देश का सम्राट घोषित कर सके। एक्चुअली आपको शायद ना पता हो, इस पूरी क्रांति की ना एक सीक्रेट डेट तय की गई थी, 31 मई 1857। इसके गुप्त सिंबल्स थे कमल और रोटी। जो इन्हें स्वीकार करता वो ऑटोमेटिकली क्रांति का हिस्सा बन जाता। काफी अच्छी प्लानिंग थी, लेकिन मंगल पांडे की इंसिडेंट और मीरठ की म्यूटिनी के कारण ये विद्रोह समय से बहुत पहले ही फूट पड़ा। इस प्री मैच्योर आउटब्रेक का नुकसान ये हुआ कि ब्रिटिशर्स पहले ही अलर्ट हो गए। खैर, इसके बावजूद कई महान नेता सामने आए, जो हम देखेंगे हमारे अगले हिस्से में, लीडर्स ऑफ द अपराइजिंग। इन हीरोज ने हथियार उठाए और गजब का साहस दिखाया। हालांकि इस ब्रेवरी की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। देश के कोने कोने से लोग निकल कर आए। लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से ऑफ कोर्स रानी लक्ष्मीबाई, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, जो कि पर्सनली बहुत ही खतरनाक फाइटर थे। लेकिन दिल्ली में जो हुआ ना, वो सच में दिल दहलाने वाला है। ब्रिटिश कमांडर हडसन ने जब बहादुर शाह जफर को सरेंडर करने पे मजबूर किया, तो सरेंडर के बाद हडसन ने क्या किया? उसने जफर के 2 जवान बेटों को उनकी आंखों के बिल्कुल सामने गोली मार दी। एक पिता के सामने। इससे बड़ा दुख और क्या ही होगा। उसके बाद जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां अकेलेपन में उनकी मौत हो गई। लेकिन थोड़ा रुककर बिहार के कुंवर सिंह की कहानी सुनिए, ये आपको हैरान कर देगी। इनकी उम्र पता है कितनी थी? 80 साल, 80 इयर्स ओल्ड। इस उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लगभग 15 लड़ाइयां लड़ी और एक आखिरी फाइट में जब एक गोली सीधे उनके हाथ में आकर लगी, तो इन्फेक्शन को पूरी बॉडी में फैलने से रोकने के लिए इस 80 साल के योद्धा ने अपनी खुद की तलवार से अपना हाथ काटकर वही गंगा मैया को समर्पित कर दिया। भाई, क्या लेवल का डेडिकेशन रहा होगा इन हीरोज में। इतने पैशन और सैक्रिफाइस को सुनने के बाद एक बहुत ऑब्वियस सवाल आता है कि इतना बड़ा अपराइजिंग आखिर कोलैप्स क्यों हुआ। चलिए देखते हैं रीजंस फॉर फेलियर। सबसे बड़ी और क्लियर प्रॉब्लम थी लैक ऑफ यूनिटी। ज्यादातर नेता सिर्फ अपने अपने छोटे राज्यों को बचाने के लिए लड़ रहे थे। एक यूनिफाइड इंडिया का कॉन्सेप्ट अब था ही नहीं। दूसरा, ब्रिटिश कमांडर्स काफ़ी एक्सपीरियंस थे, उनके पास बेटर रिसोर्सेज थे। तीसरा, एक बहुत ही प्रैक्टिकल रीज़न जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं, इंडियन रेबल्स की जो बंदूकें थी ना, वो लकड़ी की बनी होती थी। और जब मई जून में मॉनसून की बारिश हुई तो लकड़ी फूल गई और एंड मोमेंट पर बंदूकें जैम हो गईं। और चौथा रीज़न, साउथ इंडिया, वफादार जमींदार और पढ़े लिखे एजुकेटेड क्लास ने इस पूरे विद्रोह से कंप्लीटली किनारा कर लिया। उन्होंने बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया। लेकिन हाँ, जिन्होंने लड़ा उन्होंने तो इतिहास ही रच दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब आखिरी सांस तक लड़ी और फाइनली घोड़े पर किले से कूद गई, तो उन्हें हराने वाले ब्रिटिश कमांडर सर ह्यू रोज को भी वहां खड़े होकर ये कहना पड़ा, यहाँ वो महिला सोई हुई है जो इन तमाम विद्रोहियों में अकेली मर्द थी। मतलब दुश्मन को भी इनकी ब्रेवरी के आगे अपना सर झुकाना पड़ा। तो एंड में हम क्या कह सकते हैं? मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो हाँ, बेशक हम हार गए थे, लेकिन इस विद्रोह ने एक इल्यूजन को हमेशा के लिए तोड़ दिया कि ब्रिटिश रूल इनविंसिबल है। ये उनका डर निकालने का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो अब आप खुद सोचिए। एक्चुअली मैं चाहूंगी कि आप सब इस बारे में सोचें, क्या 1857 सच में एक फेलियर था, या फिर इसने आज़ादी के उन बीजों को बो दिया जो आगे चलकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और महात्मा गांधी जैसे क्रांतिकारियों का फाउंडेशन बने? इसने आज़ादी की उस आग को जन्म दिया जिसे बुझाना अब अंग्रेजों के बस की बात ही नहीं थी। सोचिए इस बारे में, और इसी ख्याल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।